अच्छा, तो हम लैक्टेज़ की डेफिशिएंसी डिस्कस कर रहे थे कि लैक्टेज़ की डेफिशिएंसी से ऑस्मोटिक डायरिया होगा, क्योंकि अगर उसकी एब्सेंस होगी, लैक्टेज़ एंजाइम की एब्सेंस में जो लैक्टोज़ होता है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो वो हमारे लूमेन में रहेगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और डायरिया करवा देगा। अब डाइसैकेराइड्स हमने कहा जैसे कि लैक्टेज जो है वो हमारे एपाइकल ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन ऑफ द विलस अब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल्स में मौजूद होता है। अब इसके डिफेक्ट की वजह से बायोकेमिकल बायोप्सिस जो है वो जनरली अनरिमार्केबल होती हैं। लैक्टेज की डेफिशिएंसी याद रखिएगा दो तरह से होती है, एक तो कंजेनाइटल लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, म्यूटेशंस की वजह से हो जाती है जब जीन इनकोडिंग द लैक्टेज जो है उसको इनकोड करने वाले जीन में म्यूटेशन आ जाए। अब ये जो डिजीज़ है रेयर होती है और ये एक्सप्लोसिव किस्म के डायरिया के साथ मैनिफेस्ट करेगी। वाटरी सा फ्रोदी स्टूल होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मिल्क इंजेक्शन के बाद ज़्यादातर सिम्टम्स जो है अबेट कर जाएंगे। जब मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट के साथ एक्सपोजर खत्म करेंगे तो सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगे। दूसरा एक्वायर्ड लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है जब डाउन रेगुलेशन हो जाती है लैक्टेज जीन के एक्सप्रेशन की, और ये पार्टिकुलरली जो नेटिव अमेरिकन है उनमें कॉमन है, अफ्रीकन अमेरिकन में और चाइनीज़ पॉपुलेशन में। तो डाउन रेगुलेशन लैक्टेज की होगी गट के अंदर आफ्टर द चाइल्डहुड, परहैप्स reflecting the fact that before farming of the dairy milk, lactase was unnecessary after children stopped drinking mother's milk। यानी इसमें लैक्टेज एंजाइम की डाउन रेगुलेशन हो रही है बचपन के बाद, ठीक है, चाइल्डहुड के बाद। तो इसमें से ये आइडिया हमें मिलता है कि जब से जो है फार्म के जो डेयरी एनिमल्स फार्मिंग की हमने डेयरी एनिमल्स की, उससे पहले जो है लैक्टेज इतना ज़रूरी नहीं होता था, जब से बच्चों ने मदर मिल्क जो है वो ड्रिंक करना स्टॉप किया है, ठीक है, तो इतना ज़रूरी नहीं होता था डेयरी एनिमल की फार्मिंग से पहले, ठीक है। तो इस डाउन रेगुलेशन ऑफ लैक्टेज से यही हमें आइडिया मिलता है। अब ऑनसेट जो एक्वायर्ड लैक्टेज डेफिशिएंसी का वो समटाइम एसोसिएटेड होता है इंटेरिक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। अगला टॉपिक है ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। हमने कहा कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है जो कि जिसमें इनएबिलिटी हो जाती है टू सिक्रीट द ट्राइग्लाइसराइड रिच लाइपोप्रोटीन, ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड रिच लाइपोप्रोटीन सिक्रीट नहीं हो पाते। तो ऑल्दो ये रेयर है, लेकिन ये ट्रांस एपिथेलियल हमने कहा ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होता है, ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट, जिसमें मैल अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, हमने ऊपर डिस्कस किया। अब म्यूटेशन जो माइक्रोसोमल ट्राइग्लाइसराइड ट्रांसफ़र प्रोटीन होती है, इसमें म्यूटेशन आ जाएगी जो रेंडर करेगी इंटेरोसाइट को अनेबल टू एक्सपोर्ट द लाइपोप्रोटीन, ठीक है, हमारा इंटेरोसाइट जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके नतीजे में साथ में फ्री फैटी एसिड भी जो है वो एक्सपेल नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसोमल ट्राइग्लाइसराइड ट्रांसफ़र प्रोटीन में जो है आ गई है म्यूटेशन। अब इसके नतीजे में जो मोनोग्लाइसराइड और ट्राइग्लाइसराइड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे हमारे एपिथेलियल सेल्स में। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया इन्फेंसी में मैनिफेस्ट करता है, उसकी क्लिनिकल पिक्चर जो है वो डोमिनेट होती है कि मतलब ये फेलियर टू थ्राइव के साथ प्रेजेंट करेगा, डायरिया होगा बच्चे को, और स्टीटोरिया, फेलियर टू अब्जॉर्ब इसेंशियल फैटी एसिड, अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो डेफिशिएंसीज हो जाएंगी फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स की, और लिपिड डिफेक्ट्स आ जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो कि ऑफन प्रोड्यूस करते हैं एक्एंथोसाइटिक रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम स्पर सेल्स कहते हैं, ठीक है, एक्एंथोसाइटिक रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे स्पर सेल्स, और ऐसे पेशेंट्स के पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। तो माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस इनकपास करता है दो एंटिटीज़ को, एक इसमें कोलेजिनस कोलाइटिस है, दूसरा लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस। अब दोनों जो है इस तरह की इडियोपैथिक डिजीज़ मैनिफेस्ट करेंगी, क्रोनिक नॉन ब्लडी, इसमें वाटरी डायरिया होता है लेकिन बिना किसी वेट लॉस के। अब इसकी जो फाइंडिंग है रेडियोलॉजिक और एंडोस्कोपिक स्टडीज़ वो टिपिकली इसमें नॉर्मल हमें मिलती हैं। कोलेजिनस कोलाइटिस जो है ये ज़्यादातर मिडिल एज के या ओल्डर वुमेंस में होता है, जिसमें उनमें प्रेजेंस होती है डेंस सब एपिथेलियल कोलेजन लेयर की, और उसमें बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स का, और मिक्स्ड इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट आ जाता है लेमिना प्रोप्रिया के अंदर। लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस जो है ये हिस्टोलॉजिकली तो सिमिलर है दूसरी वाली टाइप, लेकिन इसमें जो सब एपिथेलियल कोलेजन लेयर है वो बिल्कुल नॉर्मल थिकनेस की होगी, और इंट्रा एपिथेलियल बढ़ जाएगी। इंट्रा एपिथेलियली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, ग्रेटर। लिम्फोसाइटिक जो कोलाइटिस है उसमें क्या होगा कि उसकी एसोसिएशन है सीलियक डिजीज़ के साथ और ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ, जैसे कि थायरोडाइटिस हो सकता है, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून या लिम्फोसाइटिक गैस्ट्राइटिस भी साथ में पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। तो ये एलोजेनिक जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बाद होता है ये वाली डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल बॉवल और हमारे कॉलन है ये इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट केसेस में। आल्दो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ जो है ये डोनर के टी सेल मीडिएटेड डैमेज की वजह से होता है, रेसिपिएंट के एपिथेलियल सेल्स को ये डैमेज होगा, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी उनके लेमिना प्रोप्रिया में,
टिपिकली स्पार्स होगी और ये सजेस्ट करती है कि साइटोकाइंस सिक्रीट हुए हैं टी सेल्स में से, और यही मेजर मीडिएटर्स हैं। ये साइटोकाइंस टिश्यू की इंजरी में मेजर मीडिएटर्स हैं। एपिथेलियल अपोप्टोसिस पार्टिकुलरली हमारे क्रिप्ट सेल्स की, ये इसमें मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग है, याद रखिएगा, एपिथेलियल अपोप्टोसिस। और इंटेस्टाइनल वर्सेस ग्राफ्ट होस्ट डिजीज जो है वाटरी डायरिया के साथ ही प्रेजेंट करती है, इसलिए हमने इसको भी मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम में डिस्कस किया। दैट्स इट, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया मैल एब्जॉर्प्टिव डिजीजेज या सिंड्रोम। हमने मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया की समरी देखें। डायरिया हमने कहा सेक्रेटरी हो सकता है, ऑस्मोटिक या मैल एब्जॉर्प्टिव या एक्सुडेटिव, 4 टाइप्स हैं। मैल एब्जॉर्प्शन सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, जिसके नतीजे में यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से जो मैल एब्जॉर्प्शन होती है वो क्यों होती है, वो पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से रिजल्ट करती है मैल एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारे पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम इनएडिक्वेट होते हैं और डेफिशिएंट लुमिनल ब्रेकडाउन होगा न्यूट्रिएंट्स का। फिर हमने सीलिक डिजीज़ के बारे में कहा कि इम्यून मेडिएटेड इंटेरोपैथी है, जो कि जब हम ग्लूटेन कंटेनिंग ग्रेन्स खाते हैं उसकी वजह से ट्रिगर होती है। इसमें मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया जो है सीलिक डिजीज़ में जब ब्रश बॉर्डर सरफेस एरिया लॉस हो जाता है उसकी वजह से होगा, और पॉसिबली हमारी इंटेरोसाइट की मैच्योरेशन भी इसमें डेफिशिएंट होती है सीलिक डिजीज़ में। फिर हमने लैक्टेज की डेफिशिएंसी में पढ़ा कि वो ऑस्मोटिक डायरिया कॉज करवाएगा ओइंग टू द इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन या अब्जॉर्ब द लैक्टोज। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में हम ट्राइग्लाइसराइड रिच जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं वो सिक्रीट नहीं कर पाते, तो उसमें इनहेरिटेड ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट आ जाता है इस वजह से। लास्ट में हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस की, जिसमें कोलेजिनस कोलाइटिस और लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस था, तो दोनों जो है क्रोनिक वाटरी डायरिया कॉज करवाती हैं। इंटेस्टाइन हमें इसमें बिल्कुल ग्रॉसली नॉर्मल मिलती हैं, लेकिन ये डिजीज़ जो है ये हिस्टोलॉजिक फीचर के हिसाब से हमने आइडेंटिफाई करनी होती है, जिसमें हमें एपिथेलियल अपोप्टोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन मिलता है। दैट्स इट। तो डायरियल डिजीज़ में हमने मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमने कहा कि इन्फेक्शियस इंटेरोकोलाइटिस है। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और रिस्पॉन्सिबल है मोर देन 1 मिलियन डेथ एनुअली, यानी हर साल जो हो रही हैं, और ग्रेटर देन 10% ऑफ ऑल डेथ जो 5 साल की उम्र के यंग पेशेंट्स में 10% डेथ की यही वजूहत हो रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, इन्फेक्शियस इंटेरोकोलाइटिस। अब इंटेरोकोलाइटिस ब्रॉड रेंज ऑफ साइंस एंड सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। इसमें पेशेंट को डायरिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, अर्जेंसी, पेरीएनल डिस्कम्फर्ट, इनकॉन्टिनेंस और हेमरेज होगी। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे कि इंटेरोटॉक्सिजेनिक हमारा शेरशा कोला बैक्टीरिया है, ये फ्रीक्वेंटली इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन पैथोजेंस जो है वो एज के हिसाब से वेरी करेंगे, न्यूट्रिशन के हिसाब से और होस्ट के इम्यून स्टेटस एज वेल एज इन्वायरमेंट के भी हिसाब से। तो ये जो टेबल है 15.4 इसमें गिवन है फीचर बैक्टीरियल इंटेरोकोलाइटाइड्स के। इसमें देखिए डिफरेंट इन्फेक्शन टाइप गिवन है, उसकी जियोग्राफी, रिजर्वॉयर, ट्रांसमिशन कैसे होगी, एपिडेमियोलॉजी और अफेक्टेड जीआई में कौन सी साइट पे अफेक्ट करेगी, सिम्टम कौन से होंगे और कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले कॉलरा है। कॉलरा की जियोग्राफी देखिए इंडिया में और अफ्रीका में ज़्यादा कॉमन है। ये शेलफिश इसका रिजर्वॉयर होता है, ये फीकल ओरल वाटर के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होती है। कॉलरा जो है स्पोरेडिक भी होती है, एंडेमिक और एपिडेमिक। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और सिवियर वाटरी डायरिया के साथ इसमें कॉम्प्लिकेशन आगे जाके डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवा देगा। उसके बाद कैम्पाइलोबैक्टर का जो आपने याद रखना है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। इसमें चिकन्स, शीप, पिग्स और कैटल इसके रिजर्वॉयर है। ये पोल्ट्री या मिल्क या फिर किसी और फूड के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। स्पोरेडिक भी हो सकता है या चिल्ड्रन में भी हो सकता है या ट्रैवलर्स के थ्रू भी कैम्पाइलोबैक्टर ट्रांसमिट होगा। कॉलन में ये कैम्पाइलोबैक्टर अफेक्ट करेगा और सिम्टम्स इसमें वाटरी या फिर ब्लडी डायरिया होगा। ठीक है, दोनों। और हमें पता है कि ये गुलियन बारे सिंड्रोम करवाता है एंड आर्थराइटिस हो सकता है। शिगिलोसिस जो है वर्ल्ड वाइड इंडेमिक है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। शिगिलोसिस में ह्यूमन ही रिजर्वॉयर होते हैं, फीकल ओरल या फूड या वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होगा। चिल्ड्रन में ज़्यादा है, माइग्रेंट वर्कर्स में, ट्रैवलर्स में, नर्सिंग होम्स में। तो ये लेफ्ट कोलन को आपने याद रखना है, शिगिलोसिस अफेक्ट करता है, और इलियम को। सिम्टम्स में इसमें सिर्फ ब्लडी डायरिया होगा शिगिलोसिस में, और ये रिएक्टिव आर्थराइटिस करवा सकता है, यूरिथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। साल्मिनोलोसिस भी पूरी दुनिया में होता है। पोल्ट्री फार्म एनिमल्स, रेप्टाइल्स इसके रिजर्वॉयर है। मीट, पोल्ट्री एग्स, मिल्क वगैरह जो है इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। सैल्मिनोलोसिस जो है बच्चों में और ओल्डर एडल्ट्स में कॉमन है। कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों ही इसमें अफेक्ट होते हैं। वाटरी या फिर ब्लडी दोनों किस्म का डायरिया हो सकता है। सेप्सिस और एप्सिस फॉर्मेशन हो सकती है बाय द सैल्मिनोलोसिस। फिर टाइफॉइड या फिर इंटेरिक फीवर जिसको हम कहते हैं, ये इंडिया, मैक्सिको और फिलिपाइंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके ह्यूमन सी रिजर्वॉयर होते हैं, फीकल ओरल रूट या वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। ये बच्चों को और एडोलेसेंट या ट्रैवलर्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ज़्यादातर ये हमारी इंटेरिक फीवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करता है। ब्लडी डायरिया होगा फीवर के साथ।
तो इसमें क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, कैरियर स्टेट हो सकती है, इंसेफेलोपैथी या मायोकार्डाइटिस, इवन इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकती है। देन उसके बाद है यर्सीनिया। यर्सीनिया नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोप में कॉमन है। पिग्स, काउस, पपीज़, कैट्स वगैरह जो है इसमें रिजर्वोयर होती हैं। ट्रांसमिट जो है ये पोर्क, मिल्क या वाटर के थ्रू होगा। एपिडेमियोलॉजी में इसमें क्लस्टर्ड केसेस होते हैं। इलियम को, अपेंडिक्स और राइट कॉलन को ये यर्सीनिया अफेक्ट करता है। इसमें एब्डोमिनल पेन और फीवर एंड डायरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। रिएक्टिव आर्थराइटिस आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या एरिथमा नोडोसम। शर्शा कोलाई के हमने डिफरेंट स्ट्रेन्स पढ़े हैं, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरोहेमरेजिक, इन्वेजिव एंड एंटेरो एग्रीगेटिव। ठीक है, तो एंटेरोटॉक्सिजेनिक वाला डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है। अननोन, इसमें इसका रेजर्वोयर जो है वो अननोन है। फीकल, ओरल या फिर फूड के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। इंटेरोटॉक्सिजेनिक जो स्ट्रेन है ये इन्फेंट्स, एडोलेसेंट और ट्रैवलर में जो है इसकी ज़्यादा केस है होता है। और इंटेरोटॉक्सिजेनिक स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। सीवियर किस्म का इससे वाटरी डायरिया होगा जो डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवा देगा। इंटेरोपैथोजेनिक भी पूरी दुनिया में होता है, इसमें ह्यूमन्स ही रिजर्वोयर होते हैं। इंटेरोपैथोजेनिक फीकल ओरल रूट के थ्रू इन्फेंट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, वाटरी डायरिया होगा और आगे जाके डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवाएगा। जो इंटेरोहेमरेजिक स्ट्रेन है तो वर्ल्ड वाइड होगा, वाइड स्प्रेड। कैटल में ज़्यादा इसका रेजर्वोयर है। ठीक है, कैटल, बीफ, मिल्क, इसके थ्रू जो है मिल्क प्रोड्यूस के थ्रू ये स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, स्पोरेडिक और एपिडेमिक केसेस है। अब इंटेरोहेमरेजिक वाला याद रखिएगा, ये अब कॉलन में अफेक्ट करता है, जीआईटी को कॉलन में। और हेमरेजिक है तो ब्लडी डायरिया होगा, आगे जाके हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम करवा देगा। इंटेरो इन्वेजिव वाला डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, अननोन इसका रिजर्वायर है। ट्रांसमिट ये चीज़ या फिर बाकी फूड्स या पानी से भी होता है, यंग बच्चों को अफेक्ट करता है। कॉलन साइट है इसकी, ब्लडी डायरिया होगा और अननोन कॉम्प्लिकेशंस है। लास्ट इसका जो इंटेरो एग्रीगेटिव स्ट्रेन होता है ये भी वर्ल्ड वाइड होता है, लेकिन इसमें अननोन रिजर्वायर है, अननोन ट्रांसमिशन है, बच्चों और एडल्ट्स को, ट्रैवलर्स को अफेक्ट करता है। और इंटेरो एग्रीगेटिव भी कॉलन को अफेक्ट करेगा, लेकिन नॉन ब्लडी डायरिया हो जाएगा, एफिब्राइल हो जाएगा पेशेंट, पुअरली डिफाइंड इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये हो गया सारा शर्शा कोलाई का। देन अगला हमारा इन्फेक्शन होता है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से होगा। ये पूरी दुनिया में कॉमन है, ये ह्यूमंस इसके रिजर्वोयर होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इसका रिजर्वोयर है। ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अलाउ करती हैं इसकी इमरजेंस। इम्यूनो सप्रेस्ड एंटीबायोटिक ट्रीटेड लोगों में ज़्यादा है, कॉलन में होता है, इसमें वाटरी डायरिया होता है, साथ में फीवर भी होता है। रिलैप्स इसका कॉमन है और टॉक्सिक मेगा कॉलन हो जाएगा। विपल डिजीज़ रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है बनस्बत अर्बन के। विपल डिजीज़ में ना तो रिजर्वर पता है, ना ही इसकी ट्रांसमिशन। एपिडेमियोलॉजी भी रेयर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, याद रखिएगा। इसमें मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, आगे जाके आर्थराइटिस और सीएनएस की डिजीज़ करवा सकता है। लास्ट में माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पूरी दुनिया में कॉमन है, अननोन रिजर्वर, अननोन ट्रांसमिशन, इम्यूनो सप्रेस्ड, इंडेमिक इसकी एपिडेमियोलॉजी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मेल एब्जॉर्प्शन करवाएगा। और माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन नमूनिया इन्फेक्शन एट द अदर साइड्स भी करवा सकता है या नमूनिया करवा सकता है। दैट्स इट। तो हमने ये सारा टेबल देखा। तो फॉर एग्जांपल जैसे एपिडेमिक्स कॉलेरा के हैं वो ज़्यादा कॉमन है उन एरियाज़ में जहाँ पे सैनिटेशन पुअर होती है, तो उसके नतीजे में इसके अलावा इनएडुकेट पब्लिक हेल्थ मेजर की वजह से या फिर नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कॉलेरा होता है, जैसे हाइटियन अर्थक्वेक ऑफ 2010 या फिर वॉर में ये हो सकता है। अब पीडियाट्रिक इन्फेक्शंस जो डायरिया होता है जो कि सिवियर डिहाइड्रेशन करवा सकता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये ज़्यादातर कॉमनली इंटेरिक वायरसेस की वजह से होता है। अब एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स सिलेक्टेड कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल एंटेरोकोलाइटिस के प्रेजेंट किए गए हैं इस टेबल 15.4 में, जो कि पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक एंटेरोकोलाइटाइड्स हैं वो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉलेरा, ये विब्रो कॉलेरा ऑर्गेनिज्म कोमा शेप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कॉलेरा करवाएगा। ये डिजीज़ होती है जिसने इंडेमिक रही है गैंग्स वैली ऑफ इंडिया में, गंगेस वैली और बांग्लादेश में फॉर ऑल द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। विब्रो कॉलेरा जो है ट्रांसमिट होता है प्राइमरीली कंटेमिनेटेड जब पानी हम पी लें, तो हाउएवर ये ऑल्सो खाने में भी प्रेजेंट होता है और रेयर केसेस सी फूड एसोसिएटेड डिजीज़ भी हुई है। तो उसमें बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशन मिलती है हमें लोकेल्स में, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है विब्रो बैक्टीरिया के वार्म टेम्परेचर में। ओनली जो इसका एनिमल रिजर्वोयर है वो शेलफिश और प्लैंकटन, समंदर के ऊपर जो प्लैंकटन बन जाता है वो इसका रिजर्वोयर है। इसकी कॉलेरा की पैथोजेनेसिस इस तरह है कि विब्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, विब्रो ऑर्गेनिज्म नॉन इन्वेजिव होते हैं, लेकिन ये डिजीज़ कॉज करवाते हैं एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करके जो इंटरफेयर करेगा हमारे जो इंटेरोसाइट्स हैं उनके अब्जॉर्प्टिव फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा। फ्लैजेलर प्रोटीन्स जो कि मोटिलिटी में इन्वॉल्व होती है और अटैचमेंट में, तो ये फ्लैजेलर प्रोटीन ज़रूरी होती हैं बैक्टीरियल एफिशिएंट कॉलोनाइजेशन के लिए। और सिक्रेटेड जो मेटेलोप्रोटीनेज है
जो कि एक हीमोग्लूटिनिन एक्टिविटी रखता है, तो ये भी बैक्टीरिया की डिटैचमेंट और शेडिंग इन द स्टूल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मेटेलोप्रोटीनेज। ठीक है। हाउएवर जो प्री फॉर्म्ड इंटेरोटॉक्सिन है, यानी इस कॉलेरा टॉक्सिन में एक प्री फॉर्म्ड इंटेरोटॉक्सिन होता है जो कि ये डिजीज़ कॉज करवाएगा। अब जो टॉक्सिन है कंपोज हुआ होता है 5B सब यूनिट्स का, जो कि डायरेक्ट एंडोसाइटोसिस करवा देगा, और सिंगल एक्टिव A सब यूनिट होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिलीवर होगा बाय रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो ये हम माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं। 5 इसके B सब यूनिट है जो डायरेक्ट एंडोसाइटोसिस करवा रहे हैं, और एक इसका A सब यूनिट है जो कि डिलीवर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब एक फ्रेगमेंट जो है A सब यूनिट का, वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमन से इनटू द साइटोसोल के अंदर, जहाँ पे ये जाके हमारे साइटोसोलिक ADP राइबोजाइलेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर्स के साथ, ताकि ये राइबोसाइलेट करे और एक्टिवेट कर दे G प्रोटीन को, G स्टिमुलेटरी अल्फा। अब ये आगे जाके एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा, और उसके नतीजे में इंट्रासेलुलर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगी। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर होता है CFTR, जो कि हमारे क्लोराइड आयंस को रिलीज़ करेगा, उसको ओपन कर देगा। तो क्लोराइड आयन रिलीज़ हो जाएंगे लूमेन के अंदर, तो इससे एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनेगा, जिससे वाटर जो है वो लूमेन के अंदर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म का सिक्रेटरी डायरिया होगा। रिमार्केबली म्यूकोजल बायोप्सी स्पेसिमेन ओनली शो द मिनिमल मॉर्फोलॉजिक अल्ट्रेशन। सिर्फ हमें जो है म्यूकोजा की बायोप्सी स्पेसिमेन में ही अल्ट्रेशंस मिल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे वही सारी पैथोजेनेसिस कॉलेरा की दिखाई गई है, जो कि हमने सारी यहाँ पे डिस्कस की, कि ए सब यूनिट का जो है वो एक फ्रेगमेंट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट हो जाता है लूमेन की तरफ, और जाके साइटोसोल में चला जाएगा, जहाँ पे वो साइटोसोलिक ADP राइबोजाइलेशन फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा और राइबोजाइलेट करेगा, और G प्रोटीन्स को जो है वो एक्टिवेट कर देगा। G प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी तो फिर एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से फिर साइक्लिक AMP बढ़ेगा, और एंड देन CFTR जो है वो उसको जाके बढ़ा देगा, इंट्रासेलुलर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बढ़ेगा, और वो हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस जो CFTR कंडक्टेंस चैनल्स है इसको ओपन कर देगा। तो उसके नतीजे में ये क्लोराइड चैनल खुलेगा, क्लोराइड ओपन हुआ तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाएगा, जो कि वाटर को लूमेन के अंदर ड्रॉ करेगा, और बहुत ज़्यादा मैसिव सिक्रेटरी डायरिया हो जाएगा। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स कॉलेरा के हमें पता होने चाहिए कि मोस्ट जो एक्सपोज इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं, या फिर सिर्फ माइल्ड किस्म के डायरिया के साथ सफ़र करेंगे। वो जिनको सीवियर किस्म का कॉलेरा हो गया, डिजीज़ हुई है, तो उनको एब्रप्ट ऑनसेट हो जाएगा वाटरी डायरिया का, और वॉमिटिंग हो जाएगी तकरीबन 1 से 5 दिनों के इंक्यूबेशन पीरियड के दरमियान, उसके बाद। ठीक है, 1 से 5 दिनों के बाद। अब जो वॉल्यूम होगा डायरिया का वो 1 लीटर पर आवर जितना भी हो सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मस्कुलर क्रैम्पिंग होगी, एनयूरिया, शॉक हो सकता है, या फिर कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है, इवन डेथ हो सकती है। मोस्ट जो डेथ होती है वो 24 घंटों के अंदर ही प्रेजेंटेशन की हो जाती है। आल्दो जो मोर्टेलिटी रेट है सीवियर कॉलेरा का वो 50% से 70% विदाउट ट्रीटमेंट है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो सेव कर सकती है मोर देन 99% ऑफ द पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट। कॉलेरा के बाद नेक्स्ट है कैम्पाइलोबैक्टर इंटेरोकोलाइटिस। तो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई हमने कहा मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इंटेरिक पैथोजन है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है ट्रैवलर्स डायरिया का। हम बार बार पढ़ते आए हैं ट्रैवलर्स डायरिया। तो मोस्ट जो इन्फेक्शन है वो एसोसिएट होता है जब इम्प्रॉपरली कुक चिकन खा लिया जाए, लेकिन इसके आउटब्रेक जो है अनपेस्चराइज्ड मिल्क पीने की वजह से या कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से भी हुए हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस इस तरह है कि कैम्पाइलोबैक्टर पुअरली डिफाइंड इन्फेक्शन रहा है, लेकिन 4 इसके जो मेन वायरुलेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगी। एक तो इसकी मोटिलिटी, अडेरेंस, टॉक्सिन प्रोडक्शन और इन्वेजन। अब इसका जो फ्लैजेला होता है कैम्पाइलोबैक्टर का, इसको अलाउ करेगा कि ये मोटाइल रहेगा, इससे इसको फैसिलिटेट होगा कि ये एडेयर हो जाएगा और कोलोनाइजेशन करेगा, जो कि ज़रूरी होती है म्यूकोजा में इन्वेजन के लिए। ठीक है, अडेरेंस एंड कोलोनाइजेशन। अब साइटोटॉक्सिन जो कि एपिथेलियल डैमेज करवाएंगे, और कॉलेरा में टॉक्सिन लाइक इंटेरोटॉक्सिन जो है वो भी रिलीज़ होगा बाय द सम कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई आइसोलेट। डाइजेंट्री या ब्लडी डायरिया जो है वो जनरली एसोसिएटेड होता है इन्वेजन के साथ, और सिर्फ तभी होगा जब स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द कैम्पाइलोबैक्टर स्ट्रेन के साथ। ठीक है, कुछ ही स्ट्रेन ये ब्लडी डायरिया करवाएंगे या डाइजेंट्री करवाएंगे। इंटेरिक फीवर जो है ये होगा जब बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करे हमारे लैमिना प्रोप्रिया के अंदर और मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स के अंदर, तो इंटेरिक फीवर होगा।
कैम्पाइलोबैक्टर इन्फेक्शन जो है वो रिएक्टिव आर्थराइटिस कॉज करवाता है पेशेंट्स में, स्पेशली जो HLA-B27 वाले पेशेंट होंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इसमें कॉम्प्लिकेशन है वो एरिथमा नोडोजम बन सकता है, गुलियन बारे सिंड्रोम हो सकता है जिसमें फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है ऑटो इम्यून इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी पेरिफेरल नर्व्स की, तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है और ये HLA लिंक नहीं है, ठीक है। फॉर्चुनेटली गुलियन बारे सिंड्रोम जो है 0.1% या उससे भी जो कम इंडिविजुअल्स हैं जो इन्फेक्ट होते हैं कैम्पाइलोबैक्टर से, उनमें होता है। मॉर्फोलॉजी देखें, कैम्पाइलोबैक्टर, शिगेला, सैल्मोनेला और बहुत से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें से यर्सीनिया और कोलाई भी आ जाता है, ये सारे सिमिलर किस्म की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर करवाते हैं जिनको हम अक्यूट सेल्फ लिमिटेड कोलाइटिस कहते हैं। सबसे यही होगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक जो डायग्नोसिस है वो प्राइमरली स्टूल कल्चर पे डिपेंड करती है, स्टूल का हमें कल्चर करना होगा। अक्यूट जो सेल्फ लिमिटेड कोलाइटिस है इसकी हिस्टोलॉजी में प्रोमिनेंट लेमिना प्रोप्रिया हमें मिलेगा और इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, ठीक है। इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट जिस तरह यहाँ फिगर में दिखाया गया है, बैक्टीरियल इंटेरोकोलाइटिस हो गया है। ये कैम्पाइलोबैक्टर जेजिना इन्फेक्शन ने प्रोड्यूस किया है अक्यूट सेल्फ लिमिटेड इंटेरोकोलाइटिस। यहाँ पे नोट करें, न्यूट्रोफिल्स हमें नज़र आ रहे हैं सरफेस के अंदर और क्रिप्ट की एपिथेलियम के अंदर नज़र आ रहे हैं। क्रिप्ट में एब्सेस भी प्रेजेंट है जो लोअर राइट एरिया में यहाँ पे दिखाई गई है। इस फिगर में ये इंटेरो वायरस इशर्शा कोलाई का इन्फेक्शन हो गया जो कि बिल्कुल सिमिलर है टू द अदर सेल्फ लिमिटेड कोलेटाइड्स, उसी तरह होता है ये। लेकिन यहाँ पे देखें जो नॉर्मल क्रिप्ट का आर्किटेक्चर है वो मेंटेन है और स्पेसिंग भी, डिस्पाइट के इसमें इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स बस ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इसमें इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं अक्यूट केस में, ठीक है, हिस्टोलॉजी में। इसके अलावा हमने देखा क्रिप्टाइटिस हो रहा है, यानी कि न्यूट्रोफिल की इन्फिल्ट्रेशन क्रिप्ट्स के अंदर हो रही है। एंड देन हमने देखा कि क्रिप्ट में एब्सेस भी है जो कि ल्यूमिनल न्यूट्रोफिल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से एब्सेस बनी है। अब प्रिजर्वेशन जो है क्रिप्ट के आर्किटेक्चर की, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अक्यूट सेल्फ लिमिटेड कोलाइटिस में हेल्पफुल होती है इन डिस्टिंग्विशिंग दीज इन्फेक्शन फ्रॉम द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी इलनेस, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ से इसको डिफ्रेंशिएट करने में ये हेल्पफुल रहेगा। तो हम फिगर में भी देख चुके हैं कि उसमें आर्किटेक्चर बिल्कुल प्रिजर्व रहता है, तो इससे ही हम इसको IBD से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ से। अब नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स हैं, तकरीबन इंजेक्शन एज फ्यू एज 500 अगर कैम्पाइलोबैक्टर जेजिना ऑर्गेनिज्म की अगर इंजेक्शन कर लेते हैं तो उससे डिजीज़ होगी आफ्टर द इंक्यूबेशन 8 दिनों के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है डिजीज़ होगी, वाटरी किस्म का डायरिया होगा या तो अक्यूट या फिर इन्फ्लुएंजा लाइक प्रोड्रोम ऑनसेट के बाद, ठीक है। प्रोड्रोम सिम्टम्स आएंगे जो कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस होंगे, उसके बाद जो है ये डायरिया होगा और डाइजेंट्री डेवलप होती है 15 से 50% ऑफ द पेशेंट में। तो पेशेंट जो है ना वो शेड करेंगे बैक्टीरिया को 1 महीने के या उससे भी ज़्यादा आफ्टर द क्लिनिकल रेजोल्यूशन। डिजीज़ सेल्फ लिमिटेड है और एंटीबायोटिक थेरेपी जनरली इसमें ज़रूरी नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं होती। देन है शिगेलोसिस। शिगेलोसिस एक ग्राम नेगेटिव बेसिला है जो कि अनइनकैप्सुलेटेड नॉन मोटाइल होता है, याद रखिएगा, फैकल्टेटिव एंड एरोब है, ये भी याद रखिएगा। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट कॉमन कॉज हमारे ब्लडी डायरिया का जो है शिगेलोसिस की वजह से होता है, शिगेला की वजह से। अब शिगेला जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रांसमिसिबल है फीकल ओरल रूट के थ्रू या फिर जब हम कंटेमिनेटेड वाटर इंजेस्ट कर लें या फूड। अब इसके इन्फेक्टिव डोज जो है वो 100 ऑर्गेनिज्म से भी कम होते हैं और हर 1 ग्राम जो है स्टूल का उसमें एज मेनी एज 10⁻⁹ ऑर्गेनिज्म होंगे ड्यूरिंग द अक्यूट फेज ऑफ द डिजीज़। US में और यूरोप में जो बच्चे हैं डे केयर सेंटर में, इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर ट्रैवलर्स जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जा रहे होते हैं और नर्सिंग होम्स के रेजिडेंट्स, ये ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। अब मोस्ट शिगेला एसोसिएटेड इन्फेक्शन है और डेथ वो बच्चों में जो 5 साल की कम उम्र के एज के होते हैं उनमें होता है, उन कंट्रीज़ में जहाँ पे शिगेला इंडेमिक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है तकरीबन 10% ऑल केसेस ऑफ पीडियाट्रिक डायरियल डिजीज़ शिगेला की वजह से होता है और एज मैनी एज 75% डायरियल डेथ जो है शिगेला की वजह से होंगी। पैथोजेनेसिस, इस तरह के शिगेला ऑर्गेनिज्म हमारे हार्श जो एसिडिक इन्वायरमेंट है हमारे स्टमक का, उसको बिल्कुल ही रेजिस्टेंट है, वहाँ सर्वाइव कर जाएगा। तो यही जो है एक्सप्लेन करता है, पार्शियली एक्सप्लेन करता है इसकी वेरी लो इन्फेक्टिव डोज, यानी थोड़ा सा भी बैक्टीरिया होगा उससे भी ये इन्फेक्शन सीवियर किस्म का होगा। अब वंस इंटेस्टाइन के अंदर ये आ गया तो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे यानी माइक्रोफोल्ड एपिथेलियल सेल्स उसको ले लेंगे जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर द सैम्पलिंग एंड अपटेक ऑफ द ल्यूमिनल एंटीजेंस। ये हमारे माइक्रोफोल्ड एपिथेलियल सेल्स ये एंटीजेंस वगैरह का अपटेक करते हैं। तो जैसे ही इंट्रासेलुलर इनकी प्रोलिफरेशन होगी तो बैक्टीरिया एस्केप कर जाएगा हमारे लेमिना प्रोप्रिया के अंदर। अब इस तरह के बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइनल और कोलोनिक एपिथेलियल सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेंगे बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि एक्सप्रेस करेगी बैक्टीरियल रिसेप्टर्स।
अल्टरनेटिवली जो ल्यूमिनल शिगेला है वो डायरेक्टली मॉड्यूलेट कर सकता है एपिथेलियल टाइट जंक्शंस को टू एक्सपोज द बेसोलेटरल बैक्टीरियल रिसेप्टर्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया आके हमारे एपिथेलियल टाइट जंक्शंस को भी मॉड्यूलेट कर सकता है और फिर हमारी जो बेसोलेटरल है साइट, वहाँ पे बैक्टीरियल रिसेप्टर एक्सपोज हो रहे होंगे क्योंकि इन्होंने टाइट जंक्शन को ही मॉड्यूलेट कर लिया डायरेक्टली। अब ये जो प्रोसेस है, यानी इन्होंने मॉड्यूलेट कर लिया हमारे एपिथेलियल टाइट जंक्शंस को और बेसोलेटरल बैक्टीरियल रिसेप्टर्स को भी एक्सपोज कर दिया है, तो ये पार्टली मेडिएट होता है वायरुलेंस प्रोटीन्स की मदद से। कुछ जो है डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाती हैं हमारे होस्ट के यानी साइटोप्लाज्म के अंदर बाय द टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम। ठीक है, ये वायरुलेंस प्रोटीन्स। अब कुछ जो शिगेला डायजेंट्रिया हैं वो सीरोटाइप्स, उसके जो कुछ शिगेला के सीरोटाइप्स हैं वो शीगाटॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं। शीगाटॉक्सिन क्या करता है, यूकैरियोटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ही इनहिबिट कर देगा और होस्ट के सेल की डेथ करवा देगा। मॉर्फोलॉजी देखिए, शिगेला का इन्फेक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट है हमारे लेफ्ट कॉमन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन इलियम भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। परहैप्स रिफ्लेक्ट करता है हमारे एम सेल्स जो हैं एपिथेलियम में, वो पेयर पेचेस वाले जगह पे ओवरलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, उस एपिथेलियम में एम सेल्स ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से लेफ्ट कोलन और इलियम में शिगेला का इन्फेक्शन मोस्ट प्रोमिनेंट है। तो हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस जो है अर्ली केसेस में वो बिल्कुल सिमिलर है उस तरह जिस तरह अक्यूट सेल्फ लिमिटेड कोलिटाइड्स। मोस्ट जो सीवियर केसेस हैं उनमें म्यूकोजा बिल्कुल हेमरेजिक हो जाएगा, अल्सरेटेड हो जाएगा, सूडो मेम्ब्रेन्स बन जाएंगी। परहैप्स क्योंकि इसमें ट्रोपिज्म होता है इस बैक्टीरिया का एम सेल्स के लिए शिगेला का, तो एपिथस अपीयरिंग हमें अल्सर्स नज़र आएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें क्रोहन डिजीज़ में मिलते हैं। हम आगे भी क्रोहन डिजीज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो पोटेंशियल होता है फॉर द कन्फ्यूजन विद द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ वो सब्सटेंशियल है, पार्टिकुलरली अगर इसमें क्रिप्ट के आर्किटेक्चर की डिस्टॉर्शन हो जाती है। ऊपर जो हमने कैम्पेलोबैक्टर पढ़ा तो उसमें क्रिप्स का आर्किटेक्चर बिल्कुल नॉर्मल था, तो हम IBD से इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, लेकिन इसमें शिगेला में क्रिप्स का आर्किटेक्चर भी डिस्टॉर्ट हो रहा है क्योंकि अल्सर्स बन रहे हैं, तो इसमें जो मुश्किल हो जाता है कि हम इसको IBD से डिफ्रेंशिएट करें। दैट्स इट। उसके बाद कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो शिगेला सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है जो कि कैरेक्टराइज होती है, इसमें 6 दिनों का डायरिया होता है, फीवर होगा और एब्डोमिनल पेन। 1 से 7 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, पहले वाटरी डायरिया होगा, फिर डाइजेंट्रिक फेज़ आ जाता है 50% पेशेंट्स में, और 1 महीने तक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम परसिस्ट करेंगे।